नमस्कार। एकलव्य आईएएस एकेडमी में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का नामकरण। ये नामकरण जो टॉपिक है वो आपके वनडे एग्ज़ाम वगैरह में बहुत पूछते रहते हैं, चाहे वो पीएससी के हो चाहे वो व्यापम के हो। तो आज हम लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो नाम है वो छत्तीसगढ़ कब पड़ा, कैसे पड़ा, प्राचीन समय में इस छत्तीसगढ़ को और किन किन नामों से पुकारा जाता था, या फिर हम ये कहें कि ये जो क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है, प्राचीन समय में किन किन नामों से पुकारा जाता था, उसका पूरा डिटेल स्टडी हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो हम लोग सब अच्छे तरीके से जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य की जो स्थापना हुई है वो 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर 2000 को हुआ है। इससे पहले हम इसे क्या कहते थे, मध्य प्रदेश का भाग कहते थे। तो मतलब ये किस क्षेत्र को हम लोग जानते थे कि ये क्षेत्र जो है वो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, लेकिन नाम प्रचलित नहीं था। नाम प्रचलित कब हुआ? जब छत्तीसगढ़ बना, मतलब ये नए राज्य का निर्माण हुआ। और जब नए राज्य का निर्माण होता है तो जाहिर सी बात है उसका नामकरण भी होता है। तो इसका नाम क्या हुआ? छत्तीसगढ़ पड़ा। लेकिन ये छत्तीसगढ़ जो शब्द हम लोगों ने नाम रखा है या सरकार ने इसका नाम रखा, वो उससे पहले किन नामों से जाना गया? ये छत्तीसगढ़ शब्द जो है एक्चुअल में आए कब, या हम ये बोले कि उससे पहले इस क्षेत्र को किन नामों से जानते थे। तो सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ के बारे में ही चर्चा कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ का नाम का उल्लेख जो है किसी भी शिलालेख में, ताम्रपत्र में या प्राचीन ग्रंथों में हमको देखने को नहीं मिलता है। या हम बोल सकते हैं ना कि शिलालेख है, ताम्रपत्र है या धर्म ग्रंथ है, कहीं पर भी हमको छत्तीसगढ़ नाम जो है वो हमको लिखा हुआ, छपा हुआ हमको नहीं मिलता है। तो ये कब पड़ा, ये हमारे लिए एक विचारणी का प्रश्न है। लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ नामकरण के पहले इस क्षेत्र को और किन किन नामों से जानते थे। तो ये तो सबसे पहले इसको नाम से जानते थे दक्षिण कोसल। तो रामायण की रचना किया है, तो रामायण की रचना किसने किया है? वाल्मीकि ने किया है। तो छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन नाम है वो दक्षिण कोसल था। ये कहाँ से पता चलता है हमको? वाल्मीकि रामायण से हमको पता चलता है। वाल्मीकि रामायण से हमको क्या पता चलता है कि कोसल के दो भाग थे, एक को बोलते थे उत्तर कोसल और दूसरे को बोलते थे दक्षिण कोसल। और जो उत्तर कोसल है वो उत्तर प्रदेश, जो सरयू नदी के जो तट का एरिया है, या फिर हम बोल सकते हैं कि अवध का जो इलाका है, उसे कहते थे उत्तर कोसल, ठीक है। और जबकि विंध्याचल पर्वत के जो दक्षिण का हिस्सा है, वर्तमान में जो विंध्याचल पर्वत है उसके दक्षिण का जो हिस्सा है उसे कहते थे दक्षिण कोसल। तो वाल्मीकि रामायण में ये दोनों जगहों के बारे में बताया गया है, एक उत्तर कोसल जो सरयू नदी के तट पर स्थित था, और एक दक्षिण कोसल जो विंध्याचल पर्वत के दक्षिण पर स्थित था। और हम ये भी जानते हैं, रामायण जब हम पढ़ते हैं तो राम की माता कौशल्या का जो विवाह है वो राजा दशरथ के साथ में हुआ है। और राजा दशरथ का एक तरह से कहा जाए तो ससुराल जो है वो हमारा छत्तीसगढ़ ही था। तो राजा भानुमंत, तो भानुमंत की पुत्री का नाम है कौशल्या। एक्चुअल में माता कौशल्या का एक्चुअल नाम क्या है ये किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन ये कौशल प्रदेश की कन्या थी, इसी कारण से इसका नाम जो है वो कौशल्या पड़ गया। तो चलिए हम देखते हैं, राम जानते हैं कि भगवान राम का ननिहाल जो है, या बोल सकते हैं नाना का घर जो है वो छत्तीसगढ़ है। तो यहाँ पर यह है कि राजा दशरथ की पत्नी का नाम जो है वो कौशल्या है, क्योंकि वो कौशल प्रदेश की कन्या थी, राजा भानुमंत की पुत्री थी। और उसका विवाह जो है वो राजा दशरथ के साथ में हुआ, मतलब उत्तर कौशल के राजा दशरथ के साथ में हुआ। तो ये हमको एक तरह से पता चलता है। और प्राप्त अभिलेखों में और प्रशस्ति में भी हमको दक्षिण कोसल का नाम जो है वो मिलता है। अब ये हमको पता चल रहा है कि जो अभिलेख है, जो प्रशस्ति है, वहाँ पर हम इस क्षेत्र का नाम जो है वो दक्षिण कोसल मिल रहा है, लेकिन कहीं पर भी छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख नहीं मिल रहा है, ये हमको पता चल रहा है। तो रामायण काल में कहा जाए तो इस क्षेत्र का नाम जो है वो दक्षिण कोसल पड़ा है। रतनपुर के जो कलचुरी शासक थे जाजल देव के रतनपुर शिलालेख में भी इस क्षेत्र का नाम जो है वो दक्षिण कोसल उल्लेख हुआ है। अब जब आप लोग छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ोगे
ठीक है। तो वहाँ पर कलचुरियों की वंशावली भी आप पढ़ोगे। तो कलचुरियों के वंशावली में राजा जाजलदेह हुए जो सर्वाधिक प्रतापी शासक थे, और छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक भूभाग में इसने अपना राज्य विस्तार किया है। और उसके रतनपुर शिलालेख में हमारे छत्तीसगढ़ का जो नाम है वो दक्षिण कोशल होना बताया जा रहा है, दक्षिण कोशल पता चल रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है। उसके बाद देख लेते हैं कोशल। दक्षिण कोशल के बाद दूसरा नाम आता है इस प्रदेश का, कोशल प्रदेश कहते थे। तो कालिदास ने एक रचना लिखा है रघुवंशम, संस्कृत में लिखा है। तो कालिदास रचित रघुवंशम में कोशल और उत्तर कोशल का उल्लेख हुआ है। अब यहां पर कालिदास भी बोल रहा है, कालिदास इसका मतलब ये कि गुप्तों का समय है। गुप्तों के एक तरह से दरबारी कवि थे कालिदास। संस्कृत में बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिखे हैं, और इसकी रचना के माध्यम से तत्कालीन समय के समाज और संस्कृति के बारे में हमको जानकारी मिलता है। तो उसने क्या कहा है रघुवंशम में, कोशल और उत्तर कोशल, इन दोनों का उल्लेख जो है यहाँ पर हुआ है। तो कालिदास युगीन भारत में अवध को उत्तर कोशल कहते थे, और वर्तमान जो छत्तीसगढ़ जो प्रदेश है उसके भूभाग को मात्र कोशल कहते थे। ठीक। और गुप्तकालीन जो इलाहाबाद अभिलेख है, या फिर हम इसको कहते हैं प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने लिखा है। यहाँ पर ये प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है वो दिख रहा है। ये जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है ये है एक्चुअल में अशोक का अभिलेख, ठीक है। और इसको 370 ईस्वी में कौशाम्बी से इलाहाबाद लाया गया, और इलाहाबाद लाने के बाद देख लीजिए ये जो इसका इमेज जो दिख रहा है ये प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का इमेज है। तो यहाँ पर समुद्रगुप्त ने जितने भी राजाओं को पराजित किया है उन सबका वर्णन जो है इस अभिलेख में हमको देखने को मिलता है। तो प्रयाग प्रशस्ति से हमको क्या जानकारी मिलता है कि समुद्रगुप्त ने कोशल के राजा महेंद्र सेन को हराया और महाकांतर के राजा व्याघ्रराज को उसने पराजित किया। ये कहाँ से हमको पता चल रहा है? ये हमको पता चल रहा है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से इस क्षेत्र का नाम हमको क्या पता चल रहा है? कोशल पता चल रहा है। अब समुद्रगुप्त के समय भी हमारे छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ कहते थे ये पता नहीं चल रहा है। रामायण के समय में, वाल्मीकि के समय में दक्षिण कोशल पता चला, और गुप्तों के समय में यहाँ पर हमको क्या पता चल रहा है? कोशल प्रदेश पता चल रहा है। उसके बाद आता है महाकोशल। अंग्रेजों के समय एक पुरातत्ववेत्ता हुए, और उस पुरातत्ववेत्ता का नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। ये जो भाई साहब है इसने बहुत सारे जो पुरातात्विक क्षेत्र है हमारे भारत देश में से खोज किया है, संरक्षण करने का काम किया है, ठीक है। और इसने अपनी जो पुरातात्विक रिपोर्ट है, आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट है, तो आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट सर्वे ऑफ इंडिया में इसने इस प्रदेश के लिए महाकोशल शब्द का प्रयोग किया है। ध्यान रखेंगे, महाकोशल जो शब्द है वो किसने प्रयोग किया है? अलेक्जेंडर कनिंघम ने, ठीक है। तो प्रदेश में जितने भी ताम्रपत्र प्राप्त हुए, क्योंकि जो अलेक्जेंडर कनिंघम है वो पुरातत्ववेत्ता है, तो जो भी ताम्रपत्र प्राप्त हुए, अभिलेख मिले, मुद्रा मिला, और धार्मिक ग्रंथों का जब उसने स्टडी किया, ठीक है, तो उसको कहीं पर भी महाकोशल शब्द का प्रयोग नहीं मिला है, ये उसने बता दिया। लेकिन उसने इस प्रदेश के लिए महाकोशल शब्द का प्रयोग क्यों किया, कैसे किया, ये वही जाने। लेकिन वो ये कहते हैं कि उत्तर कोशल से दक्षिण कोशल को पृथक एवं गरिमामय बनाने के लिए ही, ठीक है, यहाँ पर उसने महाविशेषण का प्रयोग किया। और ये जो कोशल प्रदेश है, तो कोशल प्रदेश हम लोग तो जानते हैं कि समुद्रगुप्त के समय इस क्षेत्र को कोशल प्रदेश के नाम से जानते थे, और यहाँ पर अलेक्जेंडर कनिंघम ने महाशब्द लगा दिया, तो बन गया महाकोशल। तो आपको पता होना चाहिए कि महाकोशल शब्द का प्रयोग किसने किया है? अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया है। और महाकोशल एक पत्रिका भी है, पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा शुरू किया हुआ। पहले इस पत्रिका का प्रारंभ जो है वो नागपुर से किया गया था, बाद में इसका प्रकाशन जो है वो रायपुर से होने लगा, और ये छत्तीसगढ़ का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र
और पहला दैनिक समाचार पत्र भी है। तो ये बात आप लोग याद रखिए। उसके बाद आता है चेदिसगढ़। ये थोड़ा सा मिलता जुलता है। चेदिसगढ़ हो सकता है कि आगे चल करके छत्तीसगढ़ बन गया हो। तो राय बहादुर हीरालाल ने छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम चेदिसगढ़ उल्लेख किया है। किसने किया है? राय बहादुर हीरालाल ने छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम चेदिसगढ़ उल्लेख किया है। और उनका विचार यह है कि ये जो प्रदेश है, यहाँ पर चेदी वंशी राजाओं जो है वो राज्य करते थे। किसका राज्य था? चेदी वंशी राजाओं का राज्य था। और इसी कारण वो जो क्षेत्र है या वो जो भाग है वो क्या कहलाया गया? चेदिसगढ़ कहलाया गया। और यही जो चेदिसगढ़ है वो बिगड़ करके बाद में हो गया छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर राय बहादुर हीरालाल क्या कहते हैं कि इस क्षेत्र में चेदी वंशी राजाओं का राज्य था और उसके क्षेत्र को चेदिसगढ़ कहते थे। और वही जो चेदिसगढ़ है वो बिगड़ करके क्या हो गया? छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है। लेकिन ये जो छत्तीसगढ़ नाम है वो कब प्रयोग में आया, कैसे आया, इसके संबंध में कोई भी प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। साहित्य में, तो साहित्य में सबसे पहले छत्तीसगढ़ का उल्लेख कब हुआ या छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख कब हुआ, ये हम लोग देख लेते हैं। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि ताम्रपत्रों में, शिलालेखों में या और जो धर्म ग्रंथ वगैरह है उसमें कहीं पर भी छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। लेकिन साहित्य में सबसे पहले छत्तीसगढ़ शब्द है वो कब आया? तो इसका नाम सर्वप्रथम 1487 ईस्वी में खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि राय के जो चारण कवि थे, तो चारण कवि का नाम है दलराम राव। दलराम राव की रचना में ये जो छत्तीसगढ़ जो शब्द है उसका सबसे पहले उल्लेख मिलता है। तो लिखा है, लक्ष्मी निधि राय सुनो चित्त दे, गढ़ छत्तीसगढ़ ना गढ़ैया रही। तो साहित्य में ये जो छत्तीसगढ़ शब्द है उसका उल्लेख सबसे पहले कब मिलता है? 1487 में खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि राय के चारण कवि दलराम राव की कविता में ये हमको मिलता है। दूसरी बार इसका प्रयोग कब होता है? आपके विक्रम संवत 1689 मतलब 1746। और 1746 इसका मतलब ये है कि हमारे छत्तीसगढ़ में मराठों का शासन आरंभ हो गया था। तो वहाँ पर गोपाल मिश्र, यह भी कलचुरियों के एक तरह से कहा जाए तो चारण कवि थे। तो गोपाल मिश्र की रचना है खूब तमाशा। तो खूब तमाशा के छंद 7 में संख्या 1686 में छत्तीसगढ़ नाम का उल्लेख हुआ है। मतलब ये कि जब छत्तीसगढ़ में मराठा शासन आरंभ हो रहा है 1741 में भास्कर पंत ने 1741 में भास्कर पंत ने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया। उसके बाद ये खूब तमाशा जो रचना है उसमें हमको पता चल रहा है कि छत्तीसगढ़ नाम जो है यहाँ पर हमको पता चल रहा है। तो क्या है ये जो उसने जो पंक्ति लिखा है उसका उल्लेख है, वर्ण सकल पूर्व देवता नर नारी रस रस के बसा छत्तीसगढ़। यहाँ पर देखिए खूब तमाशा में उल्लेख हुआ है, बसा छत्तीसगढ़ कुरी सब दिन के वासी बस बस के। ठीक है। तो ये शब्द जो है हमको उल्लेख हुआ है। पहले हमको दलराम राव की कविता में पता चला, दूसरा गोपाल मिश्र की कविता में हमको पता चलता है। उसके 150 वर्षों बाद मतलब 1996 में बाबू रेवाराम ने अपनी कृति विक्रम विलास, ये भी बाबू रेवाराम जो है वो कलचुरियों के इतिहास लिखने में माहिर थे। तो कलचुरियों के इतिहास बाबू रेवाराम ने भी लिखा है। तो उसने विक्रम विलास, तो विक्रम विलास जो है वो सिंहासन बत्तीसी का पद्यानुवाद है। और इस सिंहासन बत्तीसी के पद्यानुवाद में मतलब विक्रम विलास में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये क्या बोलता है, तिनमें दक्षिण कोसल देशा जहां हरि औतु केसरी बेसा, तासु मध्य छत्तीसगढ़ पावन, तासु मध्य छत्तीसगढ़ पावन, पुण्य भूमि सुर मुनिमन भावन। तो ये छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग जो है यहाँ पर हुआ है। तो ये हमको पता चलता है। अब हमको ये पता चलता है, हम लोगों ने पढ़ा अलेक्जेंडर कनिंघम।
तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने अपने आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट में इस क्षेत्र का नाम जो है वह महाकौशल रखा। तो अलेक्जेंडर कनिंघम के सहयोगी थे वेगलर, और वेगलर के साथ में सर्वेक्षण का कार्य किया है। तो वो एक कहानी बताते हैं, एक किंवदंती बताते हैं कि राजा जरासंध के कार्यकाल में 36 चर्मकारों के परिवार जो है वो यहाँ आकर के बस गए। कितने परिवार? 36 चर्मकारों के परिवार जो है यहाँ आकर बस गए, और इन्हीं परिवारों ने एक पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की है, ये बोलते हैं। वेगलर क्या बोलते हैं, कहानी सुनाते हैं कि जरासंध के अत्याचार से प्रभावित होकर 36 चर्मकारों के परिवार जो है इस क्षेत्र में आकर बस गए, और यही जो 36 परिवार है एक पृथक राज्य की स्थापना करते हैं जिसे कहा जाता है छत्तीसगढ़। और यही जो 36 घर है आगे विकसित होकर के छत्तीसगढ़ कहलाने लग गए। ठीक है, क्या लगा? छत्तीसगढ़ कहलाने लग गया। तो ये जरासंध जो है वो, सॉरी आपके वेगलर जो है वो एक तरह से कहानी बताते हैं यहाँ पे। तो ये है, तो साहित्य में हम लोगों ने देख लिया, एक तरह से कहानी में देख लिया। एक तरह से देखते हैं कि छत्तीसगढ़ी जो शिलालेख है वो सबसे पहले कहाँ मिला है। ये क्वेश्चन रिसेंटली में व्यापम या पीएससी के किसी एग्जाम में पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ी जो शिलालेख है वो सबसे पहले कहाँ मिला है। तो छत्तीसगढ़ी जो शिलालेख है वो हमको कहाँ मिला है? दंतेवाड़ा मिला है, आज से 300 साल पहले। तो 300 साल पहले मतलब ये कि आपका ये जो शिलालेख है उसकी रचना जो है वो 31 मार्च 1702 को किया गया है। और इस शिलालेख की रचना किसने किया है? बस्तर क्षेत्र के जो तत्कालीन राजगुरु थे मैथिल पंडित भगवान मिश्र ने। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ी शिलालेख की रचना किसने किया है? मैथिल पंडित भगवान मिश्र ने इस शिलालेख की रचना किया है 31 मार्च 1702 को। और इसका विवरण कौन करता है? इतिहासविद डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र। ये बताते हैं कि सबसे पहले छत्तीसगढ़ी शिलालेख भी हमको मिला हुआ है। और ये जो छत्तीसगढ़ी शिलालेख है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने अपनी जो किताब है उसमें भी उल्लेख किया है। और वर्तमान में देखते हैं कि ये छत्तीसगढ़ जो शिलालेख है वो दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर में गर्भगृह के बाईं ओर स्थित है। कभी भी आप लोग अगर दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर जाते हैं तो आप लोग बाईं ओर छत्तीसगढ़ी शिलालेख को आप लोग देख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हमको पता चल गया ना कि साहित्य में एक दलराम राव, गोपाल चंद्र मिश्र, बाबू रेवाराम, इन सब के साहित्यों में हमको छत्तीसगढ़ी शब्द का प्रयोग हो रहा है, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग हो रहा है। लेकिन जो छत्तीसगढ़ नाम है एक तरह से कहा जाए तो एक तरह से आधुनिक नाम है। तो 18वीं सदी के मध्य तक इसका नाम जो है वो छत्तीसगढ़ प्रचलित हो चुका था, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा ना 1746 को गोपाल चंद्र मिश्र ने खूब तमाशा नाम के ग्रंथ की रचना किया है। और खूब तमाशा ग्रंथ में छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख किया है। और छत्तीसगढ़ मतलब 1746 मतलब 18वीं शताब्दी के मध्य। तो ये हमको पता चलता है, मतलब ये कि उस समय हमारे छत्तीसगढ़ में मराठा शासन जो है वो स्थापित हो चुका था। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करते हैं मुगल काल में, तो मुगल काल में छत्तीसगढ़ को रतनपुर राज्य के नाम से पुकारते थे, क्योंकि यहाँ पर रतनपुर में शक्तिशाली कलचुरी शासक जो है वो शासन करते थे। और अबुल फजल ने आयने अकबरी में इसे रतनपुर राज्य कहा है। ठीक, और मराठा काल में इसे क्या कहा गया है? छत्तीसगढ़ पड़ा है। तो ये हम लोग जानते हैं एक तरह से। और उसी आधार पर, शासकीय आधार पर इस नाम का प्रस्ताव कैप्टन ब्लंट, ये 1795, कैप्टन ब्लंट के बारे में एक चीज़ बता दूं, जब आप लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास पढ़ेंगे तो भोपालपट्टनम विद्रोह भी पढ़ेंगे। तो भोपालपट्टनम विद्रोह में 1795 का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। तो ये कैप्टन ब्लंट है। तो सर्वप्रथम किया है जिसने नागपुर दरबार में पदस्थ ब्रिटिश रेजिडेंट जेनकिन, कौन थे? जेनकिन थे। जेनकिंस ने जमींदार ऑफ छत्तीसगढ़ लिखना प्रारंभ किया था। अब यहाँ पर देखिए, जेनकिंस जो है वो नागपुर दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट थे और वो एक ग्रंथ लिख रहे थे, एक रचना लिख रहे थे। उसका नाम क्या था? जमींदार्स ऑफ
छत्तीसगढ़ लिखना प्रारंभ कर दिया और आगे चलकर जो है वो इस क्षेत्र को जो है वो छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाने लगा। तो एक तरह से प्रचलित हो गया, लोकप्रिय हो गया। मतलब हम ये कहें कि 18वीं शताब्दी के मध्य से ही ये जो हमारे जो छत्तीसगढ़ है उसको छत्तीसगढ़ के नामों से जाने जाना लग गया था और तब से हमारा जो इस क्षेत्र है उसको हम लोग छत्तीसगढ़ के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में गढ़ जो शब्द है, ये जब रतनपुर में कलचुरियों का शासन चल रहा था तो गढ़ जो है वो मुख्य रूप से एक प्रशासनिक इकाई होती थी और छत्तीसगढ़ जो है वो गढ़ों में बटा हुआ था और इसी कारण से इसे छत्तीसगढ़ हुआ करते थे और इसी कारण इसे छत्तीसगढ़ कहा जाने लगा। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि रतनपुर राज्य के अंतर्गत आने वाले 18 गढ़ और रायपुर राज्य के अंतर्गत आने वाले 18 गढ़ कौन कौन से हैं वो। तो सबसे पहले देखते हैं रतनपुर शाखा। तो रतनपुर शाखा में 18 गढ़ कौन थे। एक रतनपुर था, वर्तमान में है वो बिलासपुर जिला। मारो दुर्ग जिले में आता है, दुर्ग जिले में नहीं आता है, ये अभी आता है बेमेतरा में। ठीक है, विजयपुर, बिलासपुर, खरौद जांजगीर चांपा में आता है। कोटगढ़ जो आता है जांजगीर चांपा। नवागढ़ भी आपके बेमेतरा में आता है। ठीक है, सोढ़ीगढ़, जांजगीर, ओखरगढ़, बिलासपुर, पंडरभट्टा ये भी बिलासपुर, सिमरिया रायपुर। ठीक है, मदनपुर एक तरह से जांजगीर चांपा, कोसगई छुरी, कोरबा, लाफा या फिर हम इसको बोलते हैं लाफागढ़। तो लाफागढ़ जो है वो कोरबा में आता है। केंदा, बिलासपुर, मातिन, कोरबा, उपरोड़ा, कोरबा, पेंड्रा, ये जो नया जिला बना है वर्तमान में, गौरेला, पेंड्रा और मरवाही। करकट्टी, कंडरी, सहडोल, इसमें आता है सहडोल। तो इस तरह से ये 18 गढ़ है। तो 18 गढ़ मतलब ये कि महानदी के उत्तर में आने वाले जो है 18 गढ़ या शिवनाथ नदी के उत्तर में आने वाले ये 18 गढ़ जो है वो आपके ये आ जाते हैं। उसी प्रकार देख लेते हैं रायपुर राज्य के अंतर्गत आने वाले 18 गढ़। तो ये रायपुर राज्य के अंतर्गत ये रायपुर में आता है। पाटन, दुर्ग, सिमगा वर्तमान में है बलौदा बाजार में, लिख देते हैं बलौदा बाजार। ठीक, सिंगारपुर, राजनांदगांव, लवन, रायपुर, ओमेरा, रायपुर, दुर्ग में है, सारधा भी दुर्ग में है और सिरसा दुर्ग में, मोहंदी, महासमुंद, खल्लारी, महासमुंद। छत्तीसगढ़ के पर्यटन केंद्र पढ़ेंगे तो खल्लारी के बारे में भी स्पेशल पढ़ेंगे। सिरपुर, महासमुंद, राजिम, ये अभी गरियाबंद में है, गरियाबंद। ठीक है, फिंगेश्वर ये भी गरियाबंद में है। सिंगारगढ़ इसके बारे में जानकारी नहीं है कि वर्तमान में कहाँ पर है। सुअरमार जो है वो महासमुंद में है। टेगनागढ़, धमतरी और अकलवाड़, जिसको अकलतरा भी कहते हैं, वो जांजगीर चांपा। तो इस तरह से देखते हैं कि 18 गढ़ जो है वो रतनपुर राज्य के अंतर्गत और 18 गढ़ जो है वो रायपुर राज्य के अंतर्गत। तो इस तरह से 18 और 18 गढ़ मिलाकर के हो गया छत्तीसगढ़। तो इस तरह से आधुनिक नाम जो छत्तीसगढ़ है वो 18वीं शताब्दी के मध्य से ही चला आ रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।